बेटा ईएमआई चैप्टर में इंडक्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। इट इज ए वेरी इक्विवेलेंट टू कैपेसिटेंस। जब वोल्टेज कैपेसिटेंस के साथ बिहेव करेगा तो वैसा ही बिहेवियर इंडक्टेंस का होता है कैपेसिटेंस के साथ में। चलो आओ धीरे धीरे समझते हैं। अगर हमें इंडक्टेंस को बड़े बेसिक डेफिनेशन में समझाना पड़ेगा तो इंडक्टेंस की बहुत बेसिक डेफिनेशन आती है, बहुत बेसिक डेफिनेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स बाई करंट रेशियो, सबसे बेसिक डेफिनेशन। दिस इज इंडक्टेंस एल। इसको आप डेफिनेशन की तरह लिखना, दिस इज डेफिनेशन। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा पूरा नहीं समझता इसको। फॉर एग्जाम्पल, फ्लक्स बाई करंट रेशियो, यहाँ पे ये टोटल फ्लक्स होता है, एक लूप का नहीं, टोटल फ्लक्स। तो मान लो अगर आपको किसी ने एक कॉइल दे दी, आप इसे सोलेनॉइड बोल लो, हैविंग लेंथ एल। अब देखो बेटा, सोलेनॉइड लेंथ एल का है और करंट आई जा रहा है उसमें। तब ये एल इंडक्टेंस के लिए लिखा है बेटा, ये इंडक्टेंस वाला एल है। ये लेंथ आप कंफ्यूज हो गए तो स्मॉल एल लिख लेना, ठीक है। अब हर एक के थ्रू अगर फ्लक्स फाई भी जाएगा तो टोटल फ्लक्स एड अप हो जाता है। तो आप कभी भी किसी सोलेनॉइड या किसी भी डिवाइस के लिए देखो तो लूप चेक कर लेना या रिपीटिशन चेक कर लेना। तो इस केस में एन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इस टाइप का आपका इंडक्टेंस आएगा। ये अंतर समझ लोगे बेटा? याद रखना बच्चे, इसी में गलती करते हैं इसलिए इसको अलग से लिखाया जा रहा है। बेटा यहाँ तक नोट हो गया? यस बेटा एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर आपके पापा आपसे 5 बार बोल रहे हैं बेटा 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 और आप पलट के जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैंने उससे ज्यादा बदतमीजी बाप के साथ नहीं देखी है। मेरे को नहीं लगता इससे बड़ी कोई बदतमीजी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम डू इट विथ योर फादर, नॉट विथ मी, ठीक है? और एक बार करके देखना, पापा उठ के 3 चाटे मारेंगे, सारे बच्चे हाँ हाँ करने लग जाएंगे, जी पापा करने लग जाएंगे। बेटा आखिरी के 7 महीने पे हाथ छोड़ दूंगा ना, लटक जाओगे, एनआईटी पहुंच जाओगे आईआईटी से, और मुंह पे बोल रहा हूँ। अगर क्लास में किसी को प्रॉपरली क्लास नहीं करनी है तो एग्जिट कैसे करते हैं आपको पता है? बी माई गेस्ट, गेट आउट ऑफ द क्लास राइट अवे। मजाक बना के रख दिया बेटा आप लोग के लिए। शिक्षा का तो वही महत्व रह गया है, जैसे वो यूट्यूब पे जाके सिर्फ 4-5 कॉमेडी वीडियो देखना, वही आपके लिए शिक्षा है। कितना संघर्ष जुड़ा रहता है। जीवन के सबसे पाइवटल स्टेज पे तुम लोग हो। 8-9 महीने में जो करोगे वही डिसाइड करेगा कि तुम अंबानी जितना ऊपर जाओगे या किसी लोकल लेवल पे रहोगे। बट आपको शायद उसकी कीमत नहीं पता है, आपके लिए जस्ट नॉर्मल लाइफ चल रही है। इट्स सेम ईयर एज एनी अदर ईयर। और देखो दर्शक डिंगा बहुत लंबी है, बच्चे आप ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा आर्यन लेट क्यों आए हो? कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा आप लोग को, कोई भी कुछ पूछे हुए देखो कोई जवाब ही नहीं देना। शर्म हया लाज वो जो सब होता है वो नहा धो के बेच आए हो तुम लोग। कोई टीचर कुछ भी पूछा क्यों जवाब देंगे? आर्यन बेटा लेट क्यों आए हो? देखो शर्मा जाएंगे, बहुत शर्मीले बच्चे हैं बेटा, कोई बोलेगा ही नहीं कुछ। क्या बोलेंगे सर, ऐसे ही आते हैं हम लोग को, तो हमें तो मूवी थिएटर है, टिकट खरीदी है हमने, जब चाहेंगे जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता टीचर को। बेटा आई एम नॉट ए हर्टलेस पर्सन और केयरलेस पर्सन। आई डू केयर कितने टाइम पे आप जाते हो, कितने टाइम पे आते हो, आप क्या पढ़ रहे हो। इट्स पिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप है।
बेटा सारे बच्चे माइक ऑन करो जरा, देखिए पता तो चले कि घर पे किस जगह पढ़ते हो तुम लोग। माइक ऑन करो सारे। जिसका माइक ऑन नहीं होगा, और घर के पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए किसी को। 10 लोग को रूम में लेके नहीं पढ़ा करो बेटा, अनटिल अनलेस तुम्हारी मजबूरी ना हो। देखो एक और दर्शक आ गया। लक्ष्य बेटा लेट क्यों आए हो? सर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। बेटा आदित्य कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप म्यूट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, दिल खुश हो गया बेटा। बेटा नेक्स्ट टाइम प्लीज अपने पापा के साथ यही करना, या तो एक बार वो 10 बार बोलते रहे और कोई रिप्लाई मत करना। मुझे जानना है कि आपके पापा आपके साथ क्या करेंगे, मुझे लिटरली जानना है क्या करेंगे। ठीक है, आई रियली वांट टू नो कि आपके फादर का बिहेवियर क्या होगा आपके साथ में। और याद रखना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, वट एवर यू विल डू इट विल कम बैक टू यू, और वो आएगा ही आएगा बेटा। आप जिस तरह से क्लास करते हो वो आपकी इंटेंशन दिखाता है, आप बातें कितनी मानते हो। चलो वैसे आपकी जनरेशन तो पूरा वो, उनकी इमेज होती है, ईगो होती है। बेटा मुझे नहीं पता कहाँ से ये सब टर्म आते हैं आप लोगों में। अभी यहाँ लाके मॉड्यूल लाके सबकी चेक कर दूंगा, एक हफ्ते में सारी सच सामने आ जाएंगे। और बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जो रैंक लगती है ना आएगी, मैं उसी रैंक के लेवल पे पूछूंगा, ताकि आपको दिखे कि वो रैंक नहीं आ रही है। आपको रैंक 1 भी लगती है ना, तो आइएगा, मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन। बेटा किसी बच्चे का वो इको हो रहा है, वो बंद कर ले प्लीज बेटा। या माइक बंद ही कर लो बेटा, क्या ही फॉर्मेलिटी करनी है एक दिन के लिए। जिंदगी जी लो, खुश रह लो, क्या ही दिक्कत है, पढ़ाई वढ़ाई तो सब बच्चे लोग करते ही हैं। तुम प्रधानमंत्री लेवल तक नहीं जाओगे तो क्या हुआ, दोस्त तो तुम्हारा चला ही जाएगा पढ़ के। अरे तो कोई तो चाहिए बेटा ताली बजाने के लिए जब दोस्त का सिलेक्शन हो। तुम क्यों पढ़ोगे, तुम ताली बजा लेना, दोस्त को सिलेक्शन लेने देना, तुम ताली बजाना अच्छे से। अरे कोई ताली बजाने वाला चाहिए ना। अंधेरे की कीमत और उजाले की कीमत तभी पता चलती है ना, दोनों हो। सारी बच्चे बोर्ड में 99% ला रहे हैं, किसी की बोर्ड की मार्क्स की वैल्यू नहीं बची है। अभी कम से कम एंट्रेंस तो ऐसा बचा हुआ है ना कि 4 बच्चों का निकलता है, बाकी बच्चे ताली बजा लेना, क्या दिक्कत है। दोस्त का सिलेक्शन होगा, कितना बढ़िया लगेगा, मिठाई बिठवाना, ताली बजाना। बेटा क्या ही ऐसा लगता है, देखो ना तुम मेरे एंड पे आके देखो, अभी फिर अभी रोशन आया, 6 बजे से 6:30 के बीच में 8 बच्चे आते और जाते हैं। मतलब कोई सेंस ही नहीं है, मतलब न जाने का टाइम ना आने का टाइम। ये बेटा मेरे हिसाब से तो बदतमीजी, आप लोग पता नहीं क्यों उसको बदतमीजी में नहीं गिनते हो। बेटा तुम्हारा घर है ना, मैं 15 बार बेल बजा के भाग जाऊंगा, तुम्हें कैसा लगेगा मुझे बता देना। हर बार दरवाजा खोल के उठना पड़ता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारे, जो बच्चा भी आया अगर मैं पढ़ा रहा होता 18 मिनट से, उसे क्या समझ आएगा। और जो बच्चा लाइव लेक्चर नहीं अटेंड करता है उसका सिलेक्शन होता है कि नहीं, आखिरी में टीचर बैठ के उसके साथ बैठेगा तो गैप कवर करेगा, टीचर ही परेशान होगा। जो बच्चे छोड़ते रहते हैं क्लास, उनका कुछ नहीं होता, आम जिंदगी है, वो काट लेंगे जिंदगी। थोड़ी ना सबको पढ़ाई करनी होती है। जैसे 10th के बाद कुछ बच्चे कट नहीं जाते सोशल साइंस और कॉमर्स पढ़ने के लिए, 12th के बाद भी तो कटते हैं। प्राइवेट कॉलेज किट बना किसके लिए बेटा, किट का इन्वेंशन इसीलिए हुआ है कि जो नहीं पढ़े वो बच्चे आ जाए यहाँ पे, कोई तो किट जाएगा ना।
अरे किसी को तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि आदर्श इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को पैसा मिले। अब सभी लोग पढ़ लोगे तो भाई उन सब कॉलेजेस की फीस कौन भरेगा? वहां पे रोजगार का क्या होगा बेटा बताओ? अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि इंडक्टेंस टोटल फ्लक्स, याद रखना टोटल फ्लक्स बाई करंट रेशियो होता है। इसलिए जनरली अगर तुम एक लूप का फ्लक्स देख रहे हो तो बुक्स में कुछ ऐसा लिखा होगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना कि इंडक्टेंस इज ए रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स बाई करंट। ठीक है। अब अगर ये इस तरह का है, आपने एक और चीज पढ़ी थी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो माइनस डीटी होता है। अब ईएमएफ इससे, अब इससे हम एक करेक्शन बना सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास इंडक्टर है, इसमें हर एक लूप में 5 फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स n है, बेटा प्लीज आप लोग म्यूट ही कर लो, क्योंकि पता नहीं कैसे टीचर मैनेज कर लेते हैं, आप लोग मैनेज नहीं कर पाते हो अकेली जगह पे आके पढ़ना या पढ़ाना। जबकि अभी भी मेरे पास 4-5 बच्चे हैं साथ में, तो भी मैं मैनेज कर लेता हूँ कि वो बच्चे शांति से पढ़ें और आप लोग क्लास कर लो। आपके घर में शायद वैसी फैसिलिटी नहीं है, तुम म्यूट कर लो बेटा। बेटा ये टोटल फ्लक्स n इंटू 5 हो जाएगा, और ईएमएफ रेट चेंज ऑफ फ्लक्स बाय टाइम होता है। तो अगर आप यहाँ पे ईएमएफ निकालेंगे तो पुट कर दीजिए, आपको क्या रिलेशन मिलेगा बताओ बेटा? आप एन फाइव की जगह एल आई पुट कर सकते हो, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी मिल जाएगा बेटा। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर। अगर कभी भी कोई आपको सोलेनोइड मिले तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आपका ये फॉर्मूला बताता है, एल डी आई बाई डी टी। और माइनस साइन बस ये करता है कि वो अपोज कर रहा है, और कोई बात नहीं। ये जस्ट लाइक कंफ्यूज मत होना, अगर मान लो तुमने एल डी आई बाई डी टी, अगर एल डी आई बाई डी टी 20 वोल्ट आया तो वो ये डिफरेंस दिखाता है कि ये 20 वोल्ट है, ये वाला। माइनस साइन का बस सिग्निफिकेंस उतना है कि इंडक्टेंस चाहता है कि वो करंट, रेट चेंज ऑफ करंट को अपोज करे। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया? यस। बेटा देखो, जो आप लोग की जनरेशन है, माँ बाप जब बोल देते हैं बेटा कुछ भी करो मैं संभाल लूंगा, अच्छा करो बुरा करो, जिस दिन कोई ये बोल देगा ना बेटा 4 साल बाद आईआईटी कैसे जाओगे, करियर क्या होगा तुम्हारा, खाना कैसे खाओगे, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कौन बुक कराएगा 5 साल बाद अगर कहीं जाना चाहते हो तो, जब तुमसे कोई कोई बेसिक सवाल पूछ लेगा ना, भगवान करे किसी दिन माँ बाप पूछ ले तुम्हारे कि क्या करोगे जीवन में, खुद के दम पे, अगर वो चुभ जाएगी लाइन, तो वो उस लाइन से ज्यादा काम की होगी जब माँ बाप बोलते हैं कि मैं संभाल लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तब ज्यादा अच्छे पढ़ते हैं बच्चे, भले ही वो एक बार कभी ना कभी, इन 2 सालों में माँ बाप ने एक बार पूछ दिया तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि टीचर के बोलने से शायद जो मानता है बेटा उसको फर्क पड़ेगा, टीचर की बात की उतनी वैल्यू होती है जितना तुम मानते हो, बाकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। देखो इस रिलेशन में एक बात याद रखना कि केवीएल हर जगह इंपॉर्टेंट है। जब तुमने कैपेसिटर के अक्रॉस पढ़ा था कि इस पे अगर चार्ज क्यू है, इसका कैपेसिटेंस क्यू है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी ए माइनस वी बी क्यू बाई सी था। तो अब जाके तुम्हारे सारे एलिमेंट कवर हो गए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। आपको अच्छे से फिर से अपने दिमाग में बेटा ये बात बैठानी है कि सर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि अब सब आएंगे एक साथ आएंगे, जैसे ही तुमने ये पढ़ लिया अब तुमको सारे साथ में मिलेंगे कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर था, अगर वी ए बड़ा है तो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ कवर थोड़ा हो जाता है पूरा। इस पे चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, तो वी ए माइनस वी बी। आपको ये चारों एलिमेंट अच्छे से पता होने चाहिए।
अगर इसका इंडक्टेंस L है, करंट I जा रहा है, तो VA VB, आपसे कभी भी कोई चार चीज एलिमेंट्स के बारे में बात करे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ इतना होना चाहिए अब। बेटा नोट कर लिया? मतलब नाउ ऑनवर्ड एवरी सर्किट शुड बी लाइक दिस, कि तुम्हें इन चारों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना आना चाहिए। आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। थोड़ा नोट करना है। हाँ ठीक है, मैं बेसिक क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा और वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए होगा। इंडक्टर पे रहेगा बेटा, बाकी एलिमेंट्स पे हम आज दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस एलिमेंट को हम अलग से देखते हैं कि हमने ये जो रिलेशन सीखा है ये क्या एक्चुअली दिखाता क्या है। मैं उस माइनस साइन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता था, चलो देखेंगे। बेटा कोई बच्चा नोट कर रहा था? जैसे आप नोट कर लो प्लीज बता देना, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूंगा। सर वो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी देखो थोड़ा सा 10 सेकंड दो, उसी चीज पे बात करेंगे। यस सर, हो गया। ठीक है, अब तुम एक सिंपल सी बात सोच लो कि ये इंडक्टर है, ये करंट है। ईएमएफ का फॉर्मूला जब आप लिखते हो इसके अक्रॉस प्लस माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो मैं तुमको बच्चों की तरह समझाता हूँ। इस पे ध्यान दो, रेट चेंज ऑफ करंट। करंट बढ़ने वाला है या घटने वाला है, ये सब समझा देगा। इसके रिलेटिव सोचोगे तो एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। अब मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ करंट कांस्टेंट है, अब बताओ इस इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? बच्चों की तरह सोचो। अगर हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में व्हेन द करंट इज कांस्टेंट आवर वोल्टेज विल बी, ईएमएफ विल बी जीरो अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, बात समझे बेटा? सेकंड केस में सपोज मैंने कहा डी आई बाई डी टी पॉजिटिव रहा, मतलब जीरो से बड़ा रहा, जैसे करंट बढ़ रहा है। रियलिटी में ऐसा होता है बेटा, एक इंडक्टर होता है ना, अगर आपने ये स्विच ऑन किया ऐसे और करंट ऐसे जाने लगेगा, तो ये यहाँ पे खुद का वोल्टेज पैदा करता है ताकि वो इस बैटरी को अपोज कर सके। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, अब समझना जरा। वाई वी से कि इंडक्टर, और बेटा ये वही है, कोई भी कॉइल या कोई लूप अपोज करती है, वहीं से तो आया है बेटा। चेंज इन करंट को अपोज करते हैं। जब तुम करंट बढ़ाओगे ये घटाने की कोशिश करेगा, घटाने की कोशिश में यहाँ पॉजिटिव खुद के क्रॉस क्रिएट करेगा और नेगेटिव। बेटा किसी बैटरी को अपोज करना है तो तुम्हारा प्लस यहाँ बनना चाहिए और माइनस यहाँ पे, इस बैटरी को अपोज करने के लिए। क्या तुम्हें ये बात थोड़ी सी समझ आई? मतलब जब तुम करंट बढ़ाना चाहोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, तब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। मेरी बात समझ आई? मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ ए और बी लिखूं, ए और बी, तो इस केस में वी ए बी या वी ए माइनस वी बी विल बी पॉजिटिव। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? अरे इंडक्टर अपोज करता है ट्रू सेंस में, सोचो चेंज इन करंट को। इंडक्टर इज जस्ट लाइक ए बॉडी जो नहीं चाहती कि उसके थ्रू फ्लक्स या करंट चेंज हो, हमेशा अपोज करेगी, ऐसा वोल्टेज पैदा करेगी जो करंट अपोज करे। तुम अगर ऐसे करंट बढ़ाओगे तो वो बोलेगी ठीक है मैं उल्टा वोल्टेज पैदा करूंगा ताकि ये करंट को अपोज कर सके। तुम ये लाइन थोड़ी सी समझ आई बेटा? जी सर। यस सर। मान लो डी आई बाई डी टी घट रहा होता, डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग होता, ठीक है, डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग होता, मतलब डी आई बाई डी टी अगर डिक्रीज करेगा, बेटा बात समझे, या करंट घट रहा होगा, सॉरी छोड़ो मैंने गलत बोल दिया। अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा, करंट का कुछ ऐसी वैल्यू होगी सर्किट के रोज कि करंट है और ये टाइम है, और करंट घट रहा होगा, करंट घट रहा होगा टाइम के साथ में, तो डी आई बाई डी टी कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा, हाँ है ना? फॉर ए डिक्रीजिंग करंट। यहां तक समझ आ रहा है? अब बताओ, इंडक्टर नहीं चाहता कि उसके थ्रू करंट चेंज हो,
तो जब तुम इसको कम कर रहे होगे, मतलब 5 से 3 तक जा रहे होगे, करंट एम्पेयर में सोचो 5 से 3 कर रहे होगे, तो इंडक्टर बोला नहीं मुझे चेंज पसंद नहीं है, तुम 5 फिर दो। 5 ये कब देगा? जब ये खुद यहाँ माइनस पैदा करेगा और यहाँ प्लस, और ये खुद को भी, उसको भी सपोर्ट करेगा करंट को, और करंट आए। ये खुद एक बैटरी बन जाएगा सर्किट में, और उल्टा चाहेगा कि करंट बहे। क्या तुमको ये बात थोड़ी बहुत समझ आ गई बेटा? Yes, sir. तो प्लीज कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। माइनस एल डी आई बाई डी टी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये इंडक्टर अपोज कर रहा है। बट मैं तुमको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तुम ये बेटा इतना लिख लिया? ये प्लीज बेटा आप लोग साइड में पैरेलल पेन चलाते रहा करो, और अगर गलती से छूटता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्लास के बाद खत्म कर लिया करो उसे। मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊं बेटा केबल कैसे लगेगा? बात यस अच्छे से सर। समझ जाना, अच्छे से समझ जाना कि अगर आपको कोई सर्किट देते हैं ना कि देखो बेटा ये तुम्हारा सर्किट है, अगर उन्होंने बोला कि दिस इज योर सर्किट, किसी समय मान लो किसी भी मोमेंट पे उन्होंने ये सर्किट दिया, ठीक है, ये सर्किट दिया कि ये आर है, ये एल है, आई। देखो, तो मान लो अगर इसका ईएमएफ ई है, तो बेटा मैं कहना बिल्कुल यही चाह रहा हूँ, ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज कंफ्यूज मत होना, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस। जितना वोल्टेज बढ़ेगा वो इन दोनों के क्रॉस घटेगा, ये हाई पे ही होगा, ये लो पे ही होगा। बात समझ गए? अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ इस तरह होगा। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत आई? No. ठीक है बेटा। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर स्टार्टिंग में मैं पूछूं t इक्वल टू 0 पे, तो अगर इंडक्टर नहीं चाहता कि उसके थ्रू करंट फ्लो करे, तो स्टार्टिंग में उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? या आप ऐसे सोचो कि इसको चेंज इन करंट से दिक्कत है, तो ये अपोज करता है, तो स्टार्टिंग में इसका बिहेवियर कैसे होगा और बाद में कैसे हो जाएगा? अगर हम करंट दे रहे हैं बेटा इस सर्किट को, तो करंट झटके से मिल रहा है। जैसे मान लो t इक्वल टू 0 पे, ये लाइन वैसे इंपॉर्टेंट होती है पर मैं इसको अलग से दोबारा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आपका इंडक्टर ये R है, ये L है, जब t इक्वल टू 0 पे तुम इसको ऐसे गिराते हो ना बेटा, तब रियलिटी में क्या होता है कि इसके क्रॉस करंट बह ही नहीं पाता है। t इक्वल टू 0 पे जैसे ही तुम इस स्विच को बंद करोगे, करंट जाने की कोशिश करेगा, इसके क्रॉस पहले करंट या फ्लक्स नहीं था, तो चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम बहुत ज्यादा हो गया झटके से, तो वो इतना हाई वोल्टेज पैदा करता है कि इस आने वाले करंट को ब्लॉक कर देता है एट द मोमेंट। तो t इक्वल टू 0 पे इट विल क्रिएट ए ओपन सर्किट। t इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसा सर्किट रहेगा, इंडक्टर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। इसको बेटा प्लीज नोट करना, ये लाइन बेटा पता है आप लोग की जनरेशन ना जैसे खुद से कम पढ़ती है ना, तो उनको एक ड्रॉबैक होता है कि वो लोग स्टेटमेंट्स नहीं बनाते हैं। आप किसी भी ऐसे बच्चे को देखोगे ना जिसको सब कुछ अपने दिमाग में याद रहता है, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि सर मुझे याद नहीं है। वो हमेशा हर चैप्टर में हर पॉइंट्स का स्टेटमेंट बना लेगा कि सर इंडक्टर इज ए ओपन सर्किट एट बिगिनिंग। और आप इसको कैपेसिटर से फुल्ली कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, कैपेसिटर का उल्टा। बेटा कैपेसिटर कैसा होता था स्टार्टिंग में, किसी को याद है? कैपेसिटर पे अगर चार्ज जाएगा ही नहीं, स्टार्टिंग में उस पे चार्ज जाता था, तो अगर चार्ज ही नहीं है तो वोल्टेज कितना होता था उसके क्रॉस? क्यू बाई सी से सोच लो। जब चार्ज गया ही नहीं तो क्यू जीरो, तो वोल्टेज जीरो। अब किसी के क्रॉस वोल्टेज जीरो है तो कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट या एक कंडक्टर लगा दो हटा के उसको, तो इंडक्टर जस्ट उल्टा रहेगा। याद रखना बेटा, आप ना हर चीज में फॉर्मूला को कोरिलेट कर सकते हो। तो इंडक्टर स्टार्टिंग में अगर ओपन सर्किट है, तो बाद में क्या होगा बेटा इसका बिहेवियर बताओ? बाद में इतना एक करंट स्टेडी फ्लो बन जाता है कि ये बोलता है कि अब मैं वोल्टेज अपने क्रॉस नहीं रख सकता। जैसे मैंने
प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था आपको। अगर इसके अक्रॉस कांस्टेंट करंट जाएगा तो वोल्टेज विल बी 0। इट मींस कि इन्फिनिटी पे जब अगर ये सर्किट में थोड़ी देर लगा रहेगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? यस सर। और बेटा आप में से कोई हरे कृष्ण प्रधान का वो है क्या, फ्रेंड है? यस सर। तो उसको बोलो अभी कॉल करके कि त्रिपाठी सर से क्लास के बाद फोन करे, नहीं तो उसको वीएमसी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है? और ये मैं यस बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ। ठीक है? उसको अच्छे से समझा देना। ठीक है सर। बेटा मुझे यूट्यूबर्स गेमर्स नहीं चाहिए, शिक्षा का संस्थान है, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। आपको यूट्यूब पे जाना है बेटा, कोई और संस्था ज्वाइन कर लो, बहुत सारे हैं इंडिया में। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का वेलकम है। बाकी टाइम पास जनरेशन मुझे नहीं चाहिए, एटलीस्ट ओबीडियंट बच्चे चाहिए मुझे। देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात यहाँ से सिर्फ स्पेस से ये टेक अवे लेना है कि केवीएल लगाते वक्त आप ये गलती मत करना कि आप सोचना कि बैटरी लगी है तो ये मतलब ऐसे मत कर लेना कि यहाँ माइनस बन जाए यहाँ प्लस। बेटा इसके अक्रॉस ड्रॉप ही होगा। मतलब अगर ये 20 वोल्ट है तो ऐसा ही होगा कि इसके अक्रॉस 5 वोल्ट हो जाए, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट हो जाए, पर ऐसा ही होगा। ऐसा मत सोचना कि इसके अक्रॉस नेगेटिव कुछ हो जाएगा, ऐसा ही कुछ रहेगा कि ये वोल्टेज बटेगा इन दोनों में। t=0 पे आपका एक शॉर्ट नोट और लिख लेना कि t=0 पे इंडक्टर का बिहेवियर होगा ओपन सर्किट, और t=इंफिनिटी पे इंडक्टर का बिहेवियर होगा L शॉर्ट सर्किट। ठीक है बेटा, ये बात नोट कर लेना। बेटा हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सोलेनोइड का इंडक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। अब बोलोगे सर हमने निकाला तो था। हाँ बेटा वो सही था, वो डेफिनेशन सही थी, बट इसका नाम लिखना सेल्फ इंडक्टेंस। देखो अगर इसके थ्रू करंट आई जा रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ l है, बेटा इफ दिस सोलेनोइड इज वेरी मतलब इसका एरिया कम है और बहुत लंबा है, तो बेटा आपको फ्लक्स का फॉर्मूला इसके थ्रू याद है कितना आता था करंट? मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, याद है किसी को? म्यू नॉट एन आई याद है बेटा आपको? नहीं याद है तो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है बेटा सोलेनोइड के अंदर। ये स्पेशल केस होता है, इट इज नॉट ट्रू एवरीवेयर। अगर सोलेनोइड काफी लंबी है और वो बहुत पतली सी है, मतलब ऐसी प्रैक्टिकली हम ऐसी ऐसी चीज को बोलें जो बहुत लंबी है, तब ये फॉर्मूला बनता है। बट आपके कोर्स में जनरल चीजें पढ़ाई जाती हैं तो वो यही बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विल बी दिस मच। अब मुझे बताओ एक लूप से कितना फ्लक्स कनेक्ट करेगा? फ्लक्स कैसे निकालते हो तुम बताओ बेटा? फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? बी डॉट ए से निकालते हो। मान लो इसका रेडियस r है, तो एक लूप के थ्रू जो फ्लक्स जाएगा बी डॉट ए वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बेटा तुम लोग का दिमाग काम कर रहा है? यस सर। तो Yes, अगर sir. एन लूप है तो कितना हो जाएगा बेटा फ्लक्स? Sir, n से multiply. एन मल्टीप्लाई कर दो बेटा टोटल फ्लक्स के लिए। याद रखना टोटल अलग होता है बेटा, हम लोग एक लूप के थ्रू बी डॉट ए से निकाल लेते हैं, पर अगर टोटल फ्लक्स बेटा हर एक, और ये सोचो कि ये एक लूप अगले वाले को भी फ्लक्स दे रही है, मतलब वो फील्ड लाइंस की तरह है। जैसे अगर तुमको ये समझना है कि सर ऐसा क्यों एन टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो हमने बी डॉट ए फ्लक्स निकाला वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो हर एक जगह से पास करेगी। यानी इसकी वाली भी ऐसे जाएगी, मतलब जिसको भी तुम देखोगे वो पूरे सारे लूप से जाएगी। ये फ्लक्स लाइंस है जिसको तुम निकालते हो। तो
हर एक लूप की वजह से n से मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपली। अब इंडक्टेंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, n इंटू 5b बाई आई। बेटा आपका आंसर कितना आ गया वैसे याद कर लो बेटा, कितना आ गया? Sir, mu naught n pi r square. हाँ बेटा देखो, अगर आप देखो कितने सिंपली आ जाता है म्यू नॉट एन, यहाँ पे स्मॉल एन। बेटा आप लोग को याद है ना स्मॉल एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन। आई होप बेटा आप लोग को याद हो। बेटा आप में से कितने बच्चों को लगता है कि जब आप लोग इंटरनेट से चीटिंग करके पेपर देते हो टीचर्स को नहीं पता लगता है? कितने बच्चों को लगता है? और आपको लगता है कि टीचर पहली बार पढ़ा रहे हैं? आप लोग पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है इंटरनेट पे बैठ के पेपर देने की। मूर्ख इंसानों, एक बात याद रखना, ओरिजिनल एग्जाम छोड़ के कभी चीटिंग नहीं करते। जब ओरिजिनल एग्जाम में मौका मिले कर लेना, उससे पहले करना इट्स लाइक बैक स्टैबिंग, वो भी खुद को चक्कू मारना जैसा। आप यहाँ इमेज बनाने नहीं आए हो टीचर्स के बीच में या फेलो फ्रेंड्स के बीच में जो आपको लगते हैं आपके फ्रेंड्स हैं। 2 साल बाद कांटेक्ट नंबर मांगूंगा ना, आपका दोस्त कहाँ है, तो आपके पास नहीं होगा, जिनके बीच में आप इमेज कॉन्शियस बन के चीटिंग करके पेपर देते हो। अब देखो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो हमारे, देखो म्यू नॉट एन लिखा है, आई कैंसिल हो जाएगा, सिंपली पाई आर स्क्वायर, ये आया, इनटू हमें सिर्फ एन करना था। अब अच्छा नहीं लगता है कि एक एन बोले दूसरा एन बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक टर्म में लेते आएंगे। ठीक है बेटा, स्मॉल एन को हटा देंगे और कैपिटल एन बाई एल लिख देंगे। तो एल का फॉर्मूला हमारे लिए कैसा हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू पाई आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे कैपेसिटेंस निकालते थे ना, उसी तरह से एक सोलेनोइड का ये इंडक्टेंस होता है। सेल्फ क्यों बोला, क्योंकि आपने इसी करंट करंट कॉइल का करंट लिया है और इसी के थ्रू का फ्लक्स लिया है। बेटा यहाँ तक आपको ये समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, अब मैं एक बेसिक क्वेश्चन देके आपको चेक करता हूँ। बेटा एक और बात सुन लेना बेटा, देखो आप लोग को आसान लगे चाहे, आप लोग कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करके टफ बना देते हो चीजें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। इसका डायमेंशन तक पूछा जाता है। आप एक बार जेईई मेंस का पेपर खोलना बेटा, देखो मुझे पता है आपको अभी लग रहा है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन जो बच्चा साथ साथ फॉर्मूला, आप लोग प्रेशर बहुत लेते हो, आप चाहते हो कि परफेक्शन से वर्कबुक खत्म हो जाए, सीरमा खत्म हो जाए, एनसीईआरटी खत्म हो जाए। आपको जितनी भी जिस साल के बच्चे 1000 रैंक वाले 500 रैंक वाले बच्चों को फोन करके बात कराऊंगा तो आपको ये पता चलेगा किसी का भी परफेक्टली कुछ खत्म नहीं होता है। आपको थ्योरी बार बार रिवाइज करनी है, फिर मॉक्स देने की आदत बनानी है। हाँ बस थोड़ी ईमानदारी रखनी है। टेंशन मत लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके सारे कूल ड्यूड फ्रेंड्स वहां से गायब हो चुके होंगे। रिजल्ट से, ओरिजिनल वाले रिजल्ट से, ऑनलाइन में सब आएंगे, सबके मार्क्स ऊपर नीचे आते रहेंगे। मतलब हद आलम ये है कि अभी बच्चों का टेस्ट कराया, 11th वाले बच्चों को एक सेक्शन पूरा 12th का गया, पर फिर भी बच्चे पूरा सही करके आए हैं। इतने टैलेंटेड बच्चे सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम में मिल सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं मिल सकते बेटा। बेटा देखो आपके रैंक से, रिजल्ट से मुझे फर्क पड़ता है, आपको पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि आपके हिसाब से आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। शायद मेरे काम करने से देश का कुछ भविष्य बदलेगा और आप उसका पार्ट हो। अगर आपको फिक्र नहीं है तो बेटा कोई अचानक से नीरज चोपड़ा नहीं बन जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समडे यू विल राइज अप टू दैट लेवल। अब एक बेसिक सवाल करके दिखाओ बेटा, बिल्कुल बेसिक सा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, आपको इंडक्टेंस की वैल्यू 10 हेनरी दे रखी है। बेटा आप लोग को ना एल और कैपेसिटेंस के डायमेंशन मिला के क्वेश्चन देगा, और ईएमएफ 20 वोल्ट दे रखा है, और आपको
डीए बाई डी टी -2 एम्पेयर दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है बेटा, -2 एम्पेयर पर सेकेंड, सॉरी, और आई ऐसे जा रहा है हैविंग 3 एम्पेयर। आपको वीए माइनस वीबी बताना है। बताओ बेटा, ऐसे ही बेसिक सवाल आएंगे बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं आने वाली जेईई में। और बच्चे ये सब गलत करके आते हैं जल्दीबाजी में, सिली मिस्टेक में। आप नीट का पेपर उठाओ, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ के, और बच्चे सिर्फ प्लस माइनस की गलती करते हैं। मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, एल सी का बिहेवियर आपको करंट जब स्टेडी हो तो भी ध्यान से पढ़ना है, और जब करंट आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो तो भी ध्यान से पढ़ना है। वैसे ये चीज एसी में अल्टरनेटिंग करंट में दोबारा रिपीट होगी, बट जरूरी नहीं है बेटा, डीसी में भी, मतलब बैटरी के साथ भी करंट चेंज हो सकता है। आपको इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का बिहेवियर स्टेडी करंट प्लस वेरिएबल करंट के साथ पढ़ना है, अच्छे से समझ के, बेसिक आइडिया सिर्फ कि क्या होगा। बेटा आंसर कितना आया? ठीक है बेटा, गुड। देखो बेटा, तुम ईमानदार हो ना, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ बच्चे कर रहे हैं, भेज रहे हैं, गलत सही से बेटा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गुड बेटा। देखो चलो, सबसे इजी ये रहता है इसके अक्रॉस, अगर मैं वीए से चल रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन पे जाने पे, करंट के डायरेक्शन में जाने पे वो घटता है वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना घटता है, आई आर। तो आई आर का ड्रॉप हो जाएगा, तो यानी 3 × 20, यहाँ पे 60 वोल्ट कम हो चुका है, 60 वोल्ट कम हो चुका है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वीए -60। अब इस पे पहुंचते हैं, इस पे, इसका वोल्टेज हम पहले एल डी आई बाई डी टी निकाल लो, 10 × डी आई बाई डी टी कितना, -2, तो 20 वोल्ट आना चाहिए। अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये +20 लिखें या -20 लिखें। तो बेटा एक चीज बताओ, तुमको मैंने सिखाया था कि अगर करंट घटेगा, करंट घट रहा है मतलब इसके क्रॉस जो जाने वाला करंट है उसका अमाउंट घट रहा है, तो ये चाहेगा कि इसके क्रॉस, और ये अपोज नहीं करना चाहिए, चाहेगा कि करंट बहे और करंट बहे। बेटा याद रखना, इंडक्टर चाहता है कि जो है जैसा करंट बहता रहे। तो तुम मुझे बताओ, इस इंडक्टर के क्रॉस अगर मैं करंट को घटा रहा हूँ, और ये चाहेगा, कॉइल का रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, करंट इसी डायरेक्शन में और दो, तुम घटा क्यों रहे हो, मैं बढ़ाऊंगा। ये इसका बिहेवियर है, ये वही लाइन है बेटा, ये लेंस लॉ ही है। हम एक लूप पे बात करते थे तो मैं सिंपल बोलता था कि एक कॉइल का एक लूप चाहता है कि भाई वो अपोज करे। यहाँ पे इंडक्टर में तुम ये सोचो, बिल्कुल खूब सारे लूप एक साथ आ गए हैं, और वो मिलके भी चाहते हैं कि वही, कि तुम करंट उसके क्रॉस घटा रहे हो, वो बढ़ाना चाहेगा। अब बढ़ाने के लिए करंट अगर वो चाहेगा तो वोल्टेज कहाँ पैदा होगा बेटा, बताओ, बोलो बेटा। बेटा अगर तुम खुद बताओ, तुम करंट को घटा रहे हो, तो उसकी इच्छा क्या होगी, बढ़ाने के लिए ना। बढ़ाने के लिए कैसे करेगा वो, बताओ। अच्छा मैं ऐसे लिखूं, माइनस और प्लस, क्यों मैंने ऐसे लिखा बेटा, इसी तरह रखने पे वो चाहेगा कि और करंट बढ़े। बेटा बच्चों की तरह सोच लो, अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ आता है ना टीचर की ना, तो मैथमेटिकल मॉडल बना दो। तुमको ये इसलिए लिखाया गया था ताकि तुम ये सोच लो। सिंपली मैंने यहाँ क्यों लिखवाया था, देखो, करंट घटेगा तो वी ए माइनस वीबी नेगेटिव होगा। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में नेगेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, नेगेटिव का मतलब कि हमारा बी बड़ा है ए से, यानी बी बड़ा है ए से, तो टेक्निकली यहाँ का वोल्टेज हाई होगा इससे, तो 20 हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब यहाँ जाओगे तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा वी ए -60 + 20, और फिर
बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे हम घटाते हैं, तो -20। तो जितने बच्चों का 60 आया है, हम वीबी पे पहुंच गए। तो जितने बच्चों का VA माइनस VB 60 आया है, वो सुन रहे थे टीचर की बात को। अच्छा, जो बेटा देखो, गलत सही से मुझे सही में फर्क नहीं पड़ता है बेटा। मैं तो खुश हूँ उन बच्चों से जिन्होंने अटेम्प्ट किए। मुझे 12 बच्चों ने लगभग रिप्लाई किया है। मैं उन बच्चों से बहुत खुश हूँ बेटा। इसमें तो बहुत सारे बच्चे सही हैं, आशीष सही है, पीयूष सही है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा इन बच्चों से। मैं सबसे वैसे खुश हूँ जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप डरो नहीं ना बेटा। आप बेटा देखो, किसी बच्चे के लिए हो सकता है उसको पूरी फीलिंग आ जाए। कोई बच्चा अपना मैथमेटिकल मॉडल भी तो बना सकता है अगर करंट घटेगा। ऐसे क्यों नहीं बना सकते कि इंडक्टर लिख लिया आपने और आप मैथमेटिकल मॉडल बना लो कि सर इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर ये करंट बढ़ रहा होगा तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, और अगर यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस करंट घट रहा होगा तो मुझे यहाँ पॉजिटिव लेना है और यहाँ नेगेटिव। आप मॉडल बना लो बेटा। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. बेटा देखो, कई चीजें सिंपल सिंपल रहती हैं, लेकिन वो बुक्स में जब आप देखते हो तो थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ा सा लगता है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस, हर बार मैं देखता हूँ बच्चे गलती करते हैं इसमें। एक्चुअली वो डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देते। कई बच्चों की आदत होती है ना, वो सीधे जंप करके न्यूमेरिकल पे पहुंचना चाहते हैं। बेटा आपके डेफिनेशन और लॉस के अगर अंडरस्टैंडिंग सही से है तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल लगते हैं कि करना ही क्या था सर, एक लाइन में लगा दिया, ये आंसर आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे एक सिंपल सी बात समझो। मैं एक डायग्राम देके बनाता हूँ। जैसे एक कॉयल है, ठीक है, उसके सामने एक और कॉयल बना देता हूँ बेटा मैं। थोड़ी बड़ी रेडियस की, ऐसे सोच लो बड़ी रेडियस की है, बट बिल्कुल उसी के एक्सिस पे। मतलब इन दोनों का बेटा ड्राइंग गंदी है पर भावनाओं को समझ जाओ, एक्सिस सेम है। हमने दो इंडक्टेंस ले लिए। यहाँ पे आपको ऐसे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं सबके लिखता हूँ। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसकी लेंथ L1 है, इसका रेडियस R1 है। ऐसे यहाँ पे भी लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, लेंथ L2 है और रेडियस R2 है। अब मान लो अगर मैं सिर्फ पहले वाले सर्किट में करंट बहाता, सिर्फ पहले वाले सर्किट में, इसमें बैटरी लगा के सपोज सिर्फ इसी में करंट बह रहा होता। अगर मैं इस वाले से इस वाले अगले वाले में, कॉइल 2 में, कॉइल 2, कॉइल 1, प्लीज साथ में नोट कर लो। सेल्फ इंडक्टेंस में आपने क्या देखा था? करंट भी उसी कॉइल का था और फ्लक्स भी उसी कॉइल का था। अब इसमें क्या तुम देखोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा म्यूचुअल वर्ड समझ आता है? दो लोग हैं, म्यूचुअल हैं, दो लोग हैं। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों कहते हैं बेटा मैं वो भी बता दूंगा। बट इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हें करंट एक का लेना है और फ्लक्स दूसरे में लेना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा, बताओ कितना निकलेगा, बताओ। म्यू नॉट NI, ये समझे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बेटा, कितना होगा? क्या इस पे डाउट है किसी को? तो अगर आप इसे No, अच्छे से sir. लिखो, आप इसे अच्छे से लिखोगे, म्यू नॉट N की जगह लिखोगे आप N1 बाई L1 इंटू करंट इन द, करंट पहले ही वाले में बेटा, दूसरे में सिंपली एक हमने कॉइल रख दिया है और कुछ नहीं। अब बेटा यही फ्लक्स, बेटा ये होता क्या है ना, यही फ्लक्स इसके थ्रू पास करेगा, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके थ्रू पास करेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक कॉइल से टकराएगी। तो बेटा अब बताओ इसके थ्रू तुमने कितना फ्लक्स भेज दिया? N2 इंटू एक लूप के थ्रू जाने वाला फ्लक्स, और वो कितना हो जाएगा? N2 इंटू, बताओ बेटा हम इस फ्लक्स को कितना लेंगे जो इसके थ्रू जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स तो N2 है, N2 से मल्टीप्लाई होगा, बट हम लेंगे कितना ये बताओ। अच्छा ऐसे सोचो कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड थी वो आ गई, ठीक है। अब अगर ये इसका एरिया छोटा है तो तुम ये सोचोगे कि सर इस वाले का एरिया तो बड़ा है ना,
इस वाले का एरिया तो बड़ा है, तो फ्लक्स कैसे निकालोगे? बी डॉट एट कहाँ का करोगे बेटा? अरे बेटा मैं अगर इसको ऐसे साइड से दिखाऊं, ये छोटा वाला कॉइल है और ये बड़ा वाला कॉइल है, जब साइड से देख रहे हो तो तुम बताओ कि मैं एरिया किसका लूं, छोटे वाले का लूं या बड़े वाले का लूं बी डॉट एट करने के लिए? बोलो। सर बड़े वाले। फिर बड़े वाले। अच्छा कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, तो बी डॉट ए करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो जाएंगी। मैं एरिया छोटे वाले का लूं या बड़े वाले का लूं, क्या फर्क पड़ता है? किसी कोई लाइन समझ आई कि नहीं? मैं एक बार कोशिश करता हूँ, अगर तुमने, अच्छा ये मुझे बताओ, जैसे ये कॉइल 2 है और ये कॉइल 1 है, मैं इस तरफ खड़ा हुआ एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो उसको क्या दिखेगा? क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है? ये बात बताओ, अगर मैं इसके साथ बी डॉट ए करूंगा तो नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी ना? वही लाइंस तो इसके थ्रू जाएंगी ना। टेक योर टाइम टू थिंक, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा बताऊंगा यही चीज, इसमें जल्दी नहीं है क्योंकि बच्चे म्यूचुअल इंडक्टर्स में ही अटकते हैं। अब बोलोगे तो मैं डायग्राम फिर से बना दूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है बेटा। फ्लक्स कॉइल 2 का लेना है बेटा, देखो डेफिनेशन थोड़ा स्ट्रांगली समझो, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है और करंट इसका लेना है, डिवाइड करके म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इतना लंबा लंबा लूप नहीं बनाता हूँ, छोटा बनाता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। मैं तुमको बोलता हूँ ऐसे इमेजिन कर लेना कि इसमें खूब सारे टर्न्स हैं, इसमें वही सब इमेजिन कर लेना है इन्होंने। एक छोटा सा बताओ बेटा, अच्छा ये मान लो इसके थ्रू मैं तुमको एक बच्चों वाली बात बोलता हूँ, मुझे बस इतना बताओ फीलिंग के साथ में। अगर मैं इससे बोल रहा हूँ कि जब तुमने यहाँ बी डॉट ए किया पहले वाले में, इसको बी डॉट ए करने से 100 लाइंस निकली, अगर इसकी एरिया छोटी होती तो फ्लक्स फर्क पड़ता ना कि कम जाता है इसके थ्रू। जब उसका एरिया बड़ा है तो सारी लाइंस उसी के थ्रू जाएंगी ना। किसको ये बात समझी? बेटा जी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जाने वाली हैं, अगर सामने वाले का एरिया छोटा हो तो मैं बोलूंगा उसको फ्लक्स कम मिलेगा। अब उसका एरिया मैंने बड़ा ले रखा है, अगर मैंने इसका एरिया बड़ा ले रखा है तो ये सारी लाइंस तो इसको मिल ही जाएंगी। प्रॉब्लम तब आती जब मैं, इसलिए जो बच्चे डेरिवेशन नहीं करते वो हमेशा परेशान रहते हैं। ये लो, अब बना दिया मैंने छोटा। अब तुमने जो बी डॉट ए निकालोगे, आधा तो पार हो गया, अब तुम्हें क्या करना पड़ता? बी इसका लेना पड़ता और एरिया इसका, ताकि इसके थ्रू बी डॉट ए मिलता। समझ आए? इसीलिए डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मुझे पहली कॉइल का करंट और दूसरी कॉइल का टोटल फ्लक्स लेना है, उसका रेशियो लेना है, और ये बड़ी काम की चीज है, अभी स्टार्टिंग हुई है, इससे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत डेफिनेशन बेस्ड है। आपको ये तो समझ आ गया ना, टोटल फ्लक्स ऑफ द कॉइल 2, डेफिनेशन समझ जाओ बेटा। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हम लिखेंगे उसको एम लिखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस को हमने एल लिखा था, तो एम होगा टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 अपॉन करंट इन कॉइल 1। और अगर एल में कंफ्यूजन हो बेटा तो बस ये लिख लेना, टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 अपॉन करंट इन फर्स्ट कॉइल। बेटा आपको किसी बच्चे को ये जो मैंने डायग्राम, दोनों डायग्राम बनाए उसमें अंतर समझ आया? डायग्राम 1 क्यों बनाया और डायग्राम 2 क्यों बनाया? Yes, sir. बेटा प्लीज ठंडे दिमाग से सोच लेना कि भले ही हमने ये मानते हैं कि सारा फ्लक्स कनेक्ट हो जाता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ऐसे फ्रिंजेस बन के निकल जाता है। ठीक है बेटा, हम सब आइडियल केस लेते हैं, हम मानते हैं कि इससे जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सामने सारी से कनेक्ट हो जाएंगी। आपके कोर्स में हम आइडियल चीजें पढ़ते हैं, मतलब कपलिंग फैक्टर परफेक्ट मानते हैं। आगे चल के कपलिंग फैक्टर आता है कि कितना फ्लक्स यहाँ से निकला और कितना यहाँ पहुंचा, हम मानते हैं 100%, 100% आपको यहाँ से यहाँ फ्लक्स लिंकेज हुई। अब बेटा मैं प्रीवियस स्लाइड पे आता हूँ या फिर नेक्स्ट स्लाइड बना देता हूँ, अब आप खुद से डिराइव करके मुझे बता दोगे, क्योंकि अब तुमको शायद मुश्किल ना लगे। पहली कॉयल, दूसरी कॉयल, ठीक है? अच्छा कोई बच्चा बताएगा मैंने पहली कॉयल छोटी और दूसरी कॉयल बड़ी क्यों ली? एनीवन सोच सकता है कोई?
मतलब इसमें साइड में रेडियस में मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था बेटा, सिर्फ फ्लक्स का लॉस। हाँ फ्लक्स का लॉस ना हो इसके लिए। तो कई बार बुक्स में आपको ऐसे भी दिखेगा कि एक छोटी कॉइल अंदर है और एक बड़ी कॉइल उसके बाहर है, ऐसे 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 ऐसे। ड्राइंग भावनाओं को समझ जाना, इतनी गंदी ड्राइंग मत बनाना बेटा अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखो, अगर ये इस तरह का सेटअप है, एक सेकंड बेटा, तो पहले वाले से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसको एज इट इज लिख लो कि सर ये है हमारी म्यू नॉट एन आई, और एरिया भी इसी का ले लो क्योंकि हमने इसको छोटा लिया है, तो सारा फ्लक्स ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं आप ऐसे निकालते हो, बी डॉट एरिया ऑफ फर्स्ट वाले कॉइल, ये आपकी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस आ जाती हैं 5b। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, बी की वैल्यू है म्यू नॉट n1 बाई L1 इंटू करेंट इंटू एरिया बाई R1 स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? Yes. अब वो ये सारी लाइंस हर एक के थ्रू क्रॉस करेगी, तो हर एक के थ्रू N2 से, मतलब इसको कितना फ्लक्स मिलेगा पर टोटल, आप बस इस फ्लक्स 5b को N2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब आपका M निकल के तैयार हो गया 5b इंटू N2 बाई करंट I। बेटा आंसर बताओ कितना आएगा, सिंपल सा है, देखो मल्टीप्लाई कर दो, बता दो कितना दिख रहा है बेटा, बताओ। M की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ? म्यू नॉट तो रहा, N1 था, N2 N1 N2 प्रोडक्ट की तरह आ गया, N1 N2, ठीक है। L1 रहा, I तो कैंसिल हो गया बेटा, पाई R1 स्क्वायर बचा। क्या यहाँ तक तुम लोग को समझ आ गया बेटा फॉर्मूला? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बेटा? Yes. Yes, अच्छा, sir. मैं इसका उल्टा करूँ क्या, पहली कॉइल का करंट लूँ? मेरी बात सुनना, मतलब इसको टॉपल कर दूं, कॉइल 1 और कॉइल 2 को चेंज कर देता रोल में। जैसे इस केस में हमने करंट फर्स्ट कॉइल के थ्रू भेजा है, अब इस बार हम करंट सेकंड कॉइल के थ्रू भेजेंगे, तो क्या अंतर आएगा? आओ देखते हैं बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज पे चलें। Yes, sir. देखो, आप ऐसे सोचना कि सिर्फ मैं इतना सा चेंज चाह रहा हूँ कि ये छोटी कॉइल है और मैं बोल रहा हूँ कि इस बार बड़ी कॉइल से करंट जा रहा है। आओ चलो देखते हैं क्या चेंज आएगा। अगर मान लो करंट इसमें जाता, बट यू वुड नो कि क्यों हम इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अगर हम कॉइल 1 और 2 में इतना कर दें कि करंट इस बार कॉइल 2 से जाएगा, तो अब बताओ इस बार मैग्नेटिक फील्ड कितना आता? म्यू नॉट N2 बाई L2 इंटू आई, ऐसा कुछ आता? Yes. ठीक है बेटा। अब अगर ये इसके थ्रू मल्टीप्लाई होता जाके, एरिया हम किसका लेते बेटा बताओ? एरिया इस बार हम किसका लेंगे बोलो? छोटे वाले। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्योंकि इतनी सारी लाइंस इसके थ्रू निकल रही हैं, बट कितना एरिया ये कैच करेगा, तो बी डॉट ए हम छोटे वाले का लेते, तो पाई आर वन स्क्वायर। और हम नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका लेते? इसका लेते। तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी इसके थ्रू टोटल फ्लक्स जो जाता, टोटल फ्लक्स बेटा वो आपका कितना आ जाता? N1 इंटू दिस थिंग बी डॉट ए, यानी फ्लक्स 5। तो इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट N2 बाई L2 I1 I इंटू पाई R1 स्क्वायर। ये हमारा टोटल फ्लक्स आ जाता, बाई करंट कर देते तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता। देख पा रहे हो बेटा? तो अगर दोनों बार
आई कैंसिल कर दो, मुझे बताओ अगर लेंथ दोनों की बराबर है, इफ लेंथ ऑफ द कॉइल इज सेम, तो क्या इंडक्टेंस दोनों केस में सेम नहीं रहा बेटा? कोई अंतर ही नहीं आया। देखो एक बार ठंडे दिमाग से देख लो, अगर हम दोनों कॉइल्स को लेते हैं, जब तक उनका लेंथ सेम है तब तक दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आएगा। नोट कर लिया बेटा? इसी वजह से इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब बेटा मैं इसका पर्पस बताता हूँ। पहले तुमने शायद एम को सिर्फ मैथमेटिकली समझा कि सर टोटल फ्लक्स अगली वाली कॉइल में अपॉन ओरिजिनल कॉइल का करंट, ठीक है। अब तुम्हें समझ आएगा, यही स्रोत बनेगा पूरे ट्रांसफार्मर का। दिस विल बिकम द सोर्स ऑफ हाउ ट्रांसफार्मर्स आर क्रिएटेड। ये जो आप पढ़ते हो ना बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमको बेटा जो भी बिजली तुम्हारे घर में यूज हो रही है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई है इंडिया जैसे देशों में, क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। बेटा मैं इसको मिटाऊं, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। Yes. अच्छा, अब अगला मैथमेटिकल फॉर्म तुम्हें ये समझना है कि ये ठीक था कि तुमने एक कॉइल के थ्रू करंट बहाया, दूसरे के थ्रू फ्लक्स पास कर दिया। अब तुम बताओ, हर कॉइल अपने थ्रू फ्लक्स नहीं चेंज होना चाहती ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पैदा होगा। जैसे ही तुम इसके अक्रॉस करंट पहले वाले में बढ़ाते हो, तो दूसरे वाले कॉइल को तुम जबरदस्ती का फ्लक्स दे रहे हो। अब अगर तुमने इसको फ्लक्स दिया, तो इसका भी तो फर्ज बनता है कि वो लौटाए। वो बोलेगा नहीं मुझे फ्लक्स नहीं चाहिए। तो अब तुम्हें समझ आया कि इसका प्लस ऐसे क्यों बना, अपोज करने के लिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? या तो तुम जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा बेसिक भाषा में जानना होता है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि बेटा देखो, इसके अक्रॉस भी ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ अक्रॉस सेकंड कॉइल। और आप चाहो तो वैसे ही डेरिवेशन कर लो एन डी फाइव बाई डी टी से। अब जब ईएमएफ निकालोगे तो एन टू डी फाइव बाई डी टी, मतलब डी फाइव बाई डी टी, और आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप सिंपली ऐसे पुट कर दो, ई इक्वल टू माइनस एम पहले वाले का करंट चेंज डी आई बाई डी टी। आपने वही किया ही किया है बेटा। इसके क्रॉस कैसे वोल्टेज निकालते थे? एल डी आई बाई डी टी। बेटा पहली कॉइल और दूसरी कॉइल में फ्लक्स सेम है, बस हम यहाँ पे एम टर्म यूज कर देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो निकाला इसीलिए जाता है ताकि हम ये पता कर सकें कि सामने वाली कॉइल में कितना वोल्टेज पैदा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। बेटा आप चाहे तो बेटा प्लीज एक बार डेरिवेशन से करना कि बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला हमेशा एन डी फाइव बाई डी टी रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स डी फाइव बाई डी टी। आप करो, तुम्हें यही रिजल्ट मिल जाएगा एग्जैक्टली सेम वाला। करके देख लो। और ये ईएमएफ आया है अक्रॉस द सेकंड कॉइल, यानी हम चाहें तो पहली कॉइल में करंट चेंज करके दूसरी कॉइल में वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। यानी तुमको अब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि बिना किसी को टच किए भी एनर्जी दी जा सकती है। विदाउट टच एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी हम ट्रांसफर करेंगे विदाउट टच। यानी एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम दूसरे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर अभी नहीं पढ़ा रहा, ऐसा कुछ होता है बेटा। एक लूप बना देते हैं, ये वाला जिसको हम लोग एक समझो, ये एक तरह से आपका मतलब ये इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना, लेकिन प्रिंसिपल ये होता है कॉइल वन और कॉइल टू। हम जब यहाँ से करंट पहली वाली कॉइल में देते हैं तो जो वोल्टेज यहाँ रहता है वैसा ही नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडिंग अगली वाली कॉइल में पैदा हो जाता है। हम लोग बेटा ट्रांसफॉर्मर पूरा अलग से पढ़ेंगे, बट प्रिंसिपल यहीं से आएगा कि कितना वोल्टेज पैदा होगा सेकंड कॉइल में, हम इसी तरीके से निकालते हैं। बेटा ये नोट कर लिया? बेटा आप अगर सर समझदार हो, हाँ बेटा बोलो। चलो एनर्जी वाला फिर प्रश्न।
अभी वो पूरा पढ़ाएंगे ना बेटा। देखो होता क्या है ना कि जैसे पहली कॉइल है, मान लो पहली कॉइल है, सपोज इट इज द फर्स्ट कॉइल, और किसी तरह से तुमने अगली कॉइल को, ऐसे मैंने डायग्राम वाइज बनाया है, बट तुम ऐसे सोचना कि इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है, जो भी फ्लक्स इसके थ्रू है इसके साथ लिंक कर जाएगा। तुम यहाँ जो बी डॉट ए निकालोगे, अगले वाले को मिलेगा, अगली वाले को मिलेगा, इसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होके वो फ्लक्स, लेट अस से 5, पहले वाले का फ्लक्स जब दूसरे वाले को मिलता है, तो अगर तुम इस कॉइल के थ्रू भी, बेटा देखो जब यहाँ करंट चेंज होगा, तुम भावनाओं को समझो, जब यहाँ करंट चेंज होगा तो यहाँ सेकंड वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये जो निकाल रहे थे फ्लक्स, वो म्यू नॉट एन आई तो निकाल रहे थे ना। जब करंट जी चेंज होगा, तो जब तुम किसी एक ऐसी कॉइल जिसको तुम टच भी नहीं कर रहे हो, कॉइल 1 और कॉइल 2 में कोई टच नहीं है, लेकिन जब तुम पहले का करंट चेंज कर रहे हो, तो दूसरे के अक्रॉस भी फ्लक्स चेंज हो जाता है, तो वो वोल्टेज पैदा कर देगा, और ये वोल्टेज पैदा होगा तो रेजिस्टेंस जोड़ दो, करंट बहने लगेगा। अब एनर्जी कहाँ से आई? यही वाली एनर्जी है बेटा, बिना तुमने टच किए ट्रांसफर कर दी। ठीक है? अरे यस इसको बहाने में, इसको इस करंट को चेंज करने में, पहले वाले सर्किट में करंट को चेंज करने में या करंट को भेजने में मेहनत लग रही है ना, तो वो एनर्जी डायरेक्टली चली जाएगी। हम इसको ट्रांसफॉर्मर बेटा पूरा पढ़ेंगे। मैं तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का पर्पस दे रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों को याद नहीं रहता जिनके अंदर वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो टॉपिक बड़ा अच्छा समझते हैं कि सर ये मैथमेटिकली मैंने समझ लिया, लेकिन वो अपने दिमाग में उसको रिटेन करने के लिए ना कोई फैक्टर नहीं बनाते। कोई वो कुछ भी तरीका हो सकता है तुम्हारा, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको उसका यूज पता हो, पर्पस पता हो, तो आपको ज्यादा याद रहेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका ट्रांसफार्मर का बेसिस बनेगा। मतलब अगर हम इस कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो इस कॉइल में वोल्टेज पैदा होगा, तो अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस तो करंट फ्लो हो जाएगा। बेटा आपने हर जगह देखा होगा छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं कॉलोनीज के बाहर, ये सब हम उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे ईएमआई में। ठीक है? यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े। यस सर। यस ठीक है बेटा। अब बेटा देखो कूल बनने के लिए क्या है, कई बार जो टीचर्स वीचर्स होते हैं ये इसमें ऐसे पढ़ाने लग जाते हैं। देखो मैं अंतर बताता हूँ बेटा, देखो इसको समझ लेना। मान लो दो कॉइल है L1 और L2, ठीक है? आपके कोर्स में कुछ बोला ही नहीं गया है कि अगर इनको हम लिंक करेंगे तो फ्लक्स लॉस होगा। आपको बोला गया कि फ्लक्स 100% जाता है, 100%, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो अब होता क्या है कि जब ऐसा नहीं होता है तो एम की वैल्यू थोड़ी अलग आती है, कम आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो आपके कोर्स में वो जो कपलिंग फैक्टर होता है कि कितना कम हुआ वो है नहीं, पर वो टीचर भी कूल होके पढ़ाएंगे, बच्चे भी कूल होके पढ़ेंगे। क्यों नहीं अपने हाथ में तुम नीट का, जेईई मेंस का, जे एडवांस का सिलेबस लेके बैठते हो, ताकि तुम्हें पता रहे कि कहाँ पे छोड़ना है और कहाँ पकड़ना है। तुमको सिलेबस कम दिखने लगेगा बेटा उसके बाद, वरना हर किताब आपको गुमराह कर देगी। तो वो मत पढ़ना, ठीक है? मेरी बात समझ गए? बेटा देखो मैं एक लाइन में जी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका कोई भी पर्पस नहीं है। मैं पढ़ाया, तुम खुश हो गए, पर कोई पर्पस ही नहीं है उसका। ठीक है? चलो हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बस बेसिक फॉर्म में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, और ये मानना है कि तुम्हारे कोर्स में कि अगर मैं एल निकालना चाहता हूँ, एल, तो तुमको फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो पता होना चाहिए, और तुम अगर एम निकालना चाहते हो तो हमने भी फॉर्मूला एक डिराइव किया था बेटा थोड़ी देर पहले। आई होप तुम्हें याद हो, नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर बाई एल वन। ठीक है? और एल का फॉर्मूला क्या था बेटा बताओ? म्यू नॉट था, म्यू नॉट एन वन बाई एल वन। याद आ रहा है बेटा? एरिया पाई आर वन स्क्वायर। ठीक है? नोट कर लिया बेटा? बेटा डायमेंशनली तो दोनों सेम ही होंगे ना, आप भावनाओं से समझ के भी कर सकते हो। एल और एम, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डायमेंशनली सेम है बेटा, दोनों का काम एक ही है, करंट के बदलाव से वोल्टेज पैदा करना। इफ द करंट विल चेंज, डी आई बाई डी टी होगा सर्किट में, तो ये वोल्टेज पैदा करेगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस माइनस। ठीक है?
उसी तरह L2 के क्रॉस अगर पहले में करंट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा mdi/dt। तो ये तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये पेज आपको लगभग याद रहना चाहिए, इंडक्टेंस की भाषा में हमें ये पेज याद रहना चाहिए। हाँ बेटा, मैं बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको सिंपली इतना बोल रहा हूँ कि होता क्या है, आप लोग एक कॉइल को ऐसे देखो कि इसके थ्रू जो करंट जाएगा, अगर ये करंट चेंज हो रहा है तब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आएगा, और वो वोल्टेज ऐसा होगा कि अगर ये करंट बढ़ रहा है तब यहाँ पे प्लस और माइनस सोचते हुए तुम L/dt वोल्टेज बोलना अक्रॉस द इंडक्टर। हाँ, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो सामने रखी कॉइल के अक्रॉस, सामने रखी कॉइल, इसमें करंट नहीं है पर इसके अक्रॉस भी वोल्टेज पैदा हो जाएगा mdi/dt, वो भी सेम लॉजिक पे। तो बेटा पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या इन दोनों की पोलैरिटी, अगर मैं कॉइल 1 और कॉइल 2 को लूं और पूछूं इन दोनों की पोलैरिटी सेम रहेगी कि अपोजिट रहेगी, ये क्वेश्चन आता है। बेटा पता है बच्चे ना फीलिंग नहीं समझ, जैसे टीचर अभी क्लास में बोल रहा है, बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉइल 1 के क्रॉस वोल्टेज अगर ऐसा बनेगा तो सामने वाली कॉइल में भी वोल्टेज का नेचर ऐसा ही रहेगा। छोटे से कॉन्सेप्ट है लेकिन यही एग्जाम में आएंगे, उनको बड़ी तोप चीजें आपसे नहीं पूछनी है, उनको बेसिक डेफिनेशन के अराउंड आपको रखना है कि बच्चे को फीलिंग आ जाए कि अच्छा इधर प्लस माइनस है तो इधर भी प्लस माइनस है, मतलब सेम वोल्टेज का ग्राफ। अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज का ग्राफ बन रहा है टाइम के साथ में, तो आपको हमेशा पहली कॉइल और दूसरी कॉइल में वोल्टेज का नेचर सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है। जब करंट इसके क्रॉस चेंज होगा तो इसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ, अरे बेटा उसमें भी वही फ्लक्स उसी टाइप का चेंज होगा। नंबर ऑफ टर्न्स का अंतर हो सकता है कि यहाँ N2 है और यहाँ N1। ठीक है, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया बेटा? दिस वाज, ये बेटा मैंने दोबारा इसलिए बताया, एक बच्चे ने पूछा था, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि दोनों में वोल्टेज का सेल्फ इंडक्टर में, इंडक्टेंस मतलब खुद की कॉइल और पड़ोसी की कॉइल में, दोनों में वोल्टेज पैटर्न सेम होगा। चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक बेसिक सर्किट क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, एक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट और लिख लो चाहो तो। जब तुम सीरीज में रखोगे तीन कॉइल को एक ही सर्किट के अंदर, तुम चाहो तो इसकी डेरिवेशन हम 1 मिनट में कर सकते हैं। अगर इंडक्टेंस L1 L2 L3 है तो बेटा देखो करंट का बिहेवियर, अगर तीनों सीरीज में तो करंट का बिहेवियर एक जैसा होगा। मेरी बात समझ पाए बेटा? तो अगर मैं इफेक्टिव इंडक्टेंस बोलूं तो तुमको कुछ नहीं करना, L=L1 प्लस L2 प्लस L3। अब तुम बोलोगे तो मैं डिराइव कर दूंगा, ठीक है बेटा ऐसे चलो। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या था? L1 di/dt। करंट तो तीनों सीरीज में सेम है, L2 di/dt, L3 di/dt, करंट तो एक ही है। अब चुपचाप से तीनों को ऐड कर दो, di/dt कॉमन है तो di/dt कॉमन निकल गया और आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 आ गया। इसको L बोल दो तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन सीरीज सिंपली बाय एडिंग वी गेट। ठीक है, मतलब सीरीज में इन सबको ऐड कर देना इक्विवेलेंट निकालने के लिए। क्या ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, मान लो अगर पैरेलल में हो तो क्या करेंगे वो चेक करते हैं। बेटा तुम इसको याद रखना कि कैपेसिटर से हमेशा उल्टा बिहेव करेगा, हमेशा उल्टा। तो कैपेसिटर, तुम्हें याद समझ आ गया ना लॉजिक क्या है? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में ये जंग चलती रहेगी पूरे टाइम तक। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बिहेवियर एग्जैक्टली अपोजिट होगा। देखो अगर मैंने L1 और L2 को लिया, अब कॉमन सेंस से बताओ अगर मैं एक L चाहूंगा उसी तरह का हो, तो यहाँ पे L1 di1/dt होगा और यहाँ पे L2 di2/dt। आपको ये तो समझ आ रहा है कि टोटल करंट I आएगा और वही I1 और I2 में बढ़ जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? अब मुझे इसके लिए एक इक्विवेलेंट चाहिए, इक्विवेलेंट। अब बेटा देखो मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा तो तुम्हें ये भी समझ आना चाहिए कि di/dt मस्ट बी इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt।
dt। कोई दिक्कत? No, sir. तो अगर मैं इस इंडक्टर के अक्रॉस L बोलता तो मैं क्या लिखता कि सर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगा वो होगा L di/dt। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखो, तुम मुझे बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल में है ना बेटा, तो अगर यहाँ वोल्टेज VA माइनस VB होता तो यहाँ पे भी तो वोल्टेज VA माइनस VB होगा, है ना? तो अगर पहले वाले का में, मतलब ये नीचे वाले फिगर में VA माइनस VB LDI/dt है, मतलब वोल्टेज इक्वेट कर दो, मेरे कहने का मतलब है, तो तुमको इसका भी वोल्टेज उतना ही दिखता, इसका भी वोल्टेज उतना ही दिखता। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं तुमसे पूछूं ये कितना है तो तुम्हारा आंसर होता सर ये भी VA माइनस VB है, क्योंकि सब पैरेलल में है ना बेटा, और ये भी VA माइनस VB है। मतलब ये नहीं, मतलब अरे मतलब कहने का इंडक्टर 1 के क्रॉस भी वोल्ट VA माइनस VB होगा, इसके क्रॉस भी VA माइनस VB होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अब तुम DI1 को इसको पकड़ो कि सर इसके क्रॉस वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, तो वो तो दिया हुआ है मैंने, तो तुम ऐसे लिख देते कि सर VA, पहले वाली सबसे ऊपर वाली कॉइल को देखो, VA माइनस VB इक्वल टू L1 di1/dt। तो di1/dt कितना हो जाता? VA माइनस VB/L1 हो जाता। बेटा ये बात समझ आई? उसी तरह जब नीचे वाली कॉइल को पकड़ते तो VA माइनस VB सिंपली L2 di2/dt हो जाता। अब हर जगह से di1/dt को पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, कि इस वाले में हर जगह से, तो तुमको क्या रिलेशन मिलेगा बताओ बेटा? बेटा क्या आप लोग को समझ आया? मैं अगर जिस बच्चे को नहीं आया मैं तेजी से दोबारा बताता हूँ। दो इंडक्टर हैं L1 L2, बट इसके अक्रॉस का वोल्टेज सिंपली इतना ही है L1 di1/dt इक्वल टू VA माइनस VB। अगले वाले को देखो, उसके अक्रॉस है L2 di2/dt और ये VA माइनस VB है और ये टोटल करंट I है। अब अगर मैं इसकी जगह एक सिंगल इंडक्टर चाहूंगा जिसमें करंट वही जाए, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मुझे इतना तो पता है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। दैट मीन्स I अगर I1 प्लस I2 के बराबर है तो di/dt मस्ट बी इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। अब मुझे ये पता है कि इसके अक्रॉस जब मैं VA माइनस VB निकालूंगा तो मुझे मिलेगा LDI/dt। अब हर जगह से di/dt लेके तुम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। क्या बेटा तुम्हारे पैरेलल वाला आ गया आंसर? पुट करो, पुट करो, पुट करो। You must get a result like this, L1 plus L2। हर चीज में इसको कैपेसिटेंस का उल्टा होना है बेटा, याद रखना। इट विल नेगेट यू एवरी टाइम, एवरी टाइम। नोट कर लिया बेटा? और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी बेटा प्लीज, हाँ 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 बिल्कुल, जैसे तुमको याद हो बेटा। अगर आपको इस लाइन पे याद आता है कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो कर लो, जैसे तुम्हें याद करना है कर लो, ठीक है? क्योंकि कैपेसिटेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि अब से लेकर AC तक बार बार तुम बोलोगे सर L और C का बिहेवियर उल्टा है। कैपेसिटर स्टार्टिंग में तुम्हारा शॉर्ट सर्किट था, ये स्टार्टिंग में ओपन सर्किट है, जस्ट उल्टा हर सेंस में चलते रहेंगे। पूरा अल्टरनेटिंग करंट जब तक पढ़ोगे एसी, एवरी टाइम देयर बिहेवियर विल बी जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें हम चाहें तो पिछले वाले से डेटा चुरा सकते हैं, जैसे हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था। बट पहली बार के लिए मैं हल्का सा लिख के पढ़ा देता हूँ, बाद में मैं तुमको समझा दूंगा। बिल्कुल, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ये तुम बिल्कुल बच्चों की तरह भी कर सकते हो जैसे हमने पहले किए थे। एक इंडक्टर मान लो जिसका इंडक्टेंस L दिया है, एक रेजिस्टेंस मान लो, और एक ऐसा स्विच मान लो, ये स्विच लो, ठीक है?
अब t इक्वल टू 0 पे तुम इस स्विच को बंद करोगे। नोट किया बेटा यहाँ तक? अब धीरे धीरे जैसे स्विच बंद करोगे, तुमने देखा था स्टार्टिंग में करंट को बहने नहीं देगा। तो एक बच्चा चाहे तो जैसे पहले पढ़ाया था वैसे ही कर सकता है। एक तुम चाहो तो ऐसे भी नोट कर लो, जैसे मान लो ये ईएमएफ ई है, तो किसी भी समय चलो मान लो एक सर्किट है, बीच के टाइम में करंट फ्लो कर रहा होगा बेटा, एक आरएल है, ये करंट फ्लो कर रहा है। स्टार्टिंग में तो मैंने तुमको बता दिया कि स्टार्टिंग में ऐसे मानो टी इक्वल टू 0 पे ये बिहेवियर रहता है, इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, और बाद में ये बिहेवियर रहता है कि है ही नहीं इंडक्टर, बस उसकी जगह एक मोटा सा कंडक्टर लगा दो। तो एक मेथड तुमको पहले सिखाया था कैपेसिटेंस में, उससे कर सकते हो तुम कि सर जो भी चीज है देखो बस पहचानो। अब तुम मुझे बताओ स्टार्टिंग में करंट कितना है, 0 है, बाद में करंट कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर। तो एक मेथड तुम पुराना वाले भी रख सकते हो कि सर तो यहाँ तो करंट हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाले के लिए बेटा तुमको सिर्फ ये देखना है कौन सा पैरामीटर बढ़ रहा है घट रहा है। अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बोलूं तो पहले ई के बराबर होगा, क्योंकि देखो आई आर तो आया ही नहीं। हर समय तुम ये लगा सकते हो ई इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस आई आर। जब स्टार्टिंग में आई आर है ही नहीं, तो हाईएस्ट वोल्टेज मिलता है ईएमएफ के बराबर, और बाद में जब स्टेडी करंट फ्लो करता है, स्टेडी करंट फ्लो करता है, तब वीएल 0 हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो चुका है, शॉर्ट सर्किट मतलब ही 0 होता है वोल्टेज, तो हमको यहाँ वोल्टेज फाइनली 0 मिलता है। तो तुम वैसे कर सकते हो कि सर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर तुम एक टर्म याद कर लो कि टाइम कांस्टेंट होगा यहाँ पे, टाउ विल बी इक्वल टू एल बाई आर, तब तुम पुरानी ट्रिक से कर सकते हो। तुम बोलोगे सर ये तो हमने इसीलिए पढ़ा था कैपेसिटेंस में कि बस ऐसा देख लें कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा होता है कि हाईएस्ट वैल्यू देखो, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे तुमने वोल्टेज का देखा, वोल्टेज की हाईएस्ट वैल्यू ई है, फिर वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तुम बीच में कभी भी ऐसे लिख सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा सर ई, ये ईएमएफ वोल्टेज है मैक्सिमम वैल्यू, और ये नेपियर कांस्टेंट वाला ई है माइनस टी बाई टाउ, हमेशा। नोट किया बेटा? अच्छा बेटा सुनो, हर चीज की जड़ ये है ना कि मैं तुमको ऐसे तो पूरा एलआर सर्किट का ट्रिक बता सकता हूँ, बट मैं तुमसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ किसी दिन बैठ के तुम केवीएल से ये सब डिराइव करोगे। तुम बच्चों की तरह ऐसे लिखना कि सर रियलिटी तो यही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसे लिखना कि सर आपने बताया था ई इक्वल टू इतना होगा, ई इक्वल टू आपका आएगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। यहाँ तक समझ आ रहा है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी एल डी आई बाई डी टी और वो आई आर होगा। अब इसको रीअरेंज करो, वेरिएबल सेपरेबल बनाओ, आई को आई के फॉर्म में लाओ, टाइम को अलग कर दो। जब तुम अलग करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। इसीलिए बेटा मैंने तुमसे बोला था कि इस चैप्टर में ये वाला इंटीग्रेशन मैंने तुमको पहले ही लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो क्लास में आपको ये लिखवाया था। डोंट वरी, बस बेटा इसको अब रीअरेंज करोगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको रीअरेंज करोगे तो ऐसा बन जाएगा कि जैसे मैंने टाइम बोला 0 से टी तक, यहाँ पे हम मानते हैं कि करंट स्टार्टिंग में तो बेटा था ही नहीं, ओपन सर्किट था, तो करंट की वैल्यू 0 होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? स्टार्टिंग में करंट 0 था और बाद में करंट आई ले लेते हैं। अब इंटीग्रेट करोगे तो भी तुम यही पाओगे। अगर हम करंट को स्टार्टिंग से 0 लेते और बाद में फुल करंट लेते, तो भी हम जैसे हमारी शॉर्टकट ट्रिक थी ना, वैसे ही हमारा आंसर आ जाता। तुमको सिखाया था। तुम अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेटा देखो उसके बाद याद होने लगता है कि सर आई है, मैक्सिमम करंट ई बाई आर होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। बढ़ते फंक्शन के लिए ऐसे और घटते फंक्शन के लिए सीधे मैक्सिमम वैल्यू इंटू ई माइनस टी बाई टाउ। तुम बस एक दो बार तुम बच्चों पे तो तुम डिराइव कर लेना, मेरी बात समझना, एक बार डिराइव करके चेक कर लेना हमेशा के लिए, फिर वो याद रहेगा परमानेंट।
बेटा बात समझ आई? तो 3 स्टेप आएंगे, स्विच ऑन, इंफिनिटी और बीच वाला ट्रांजिएंट। इसी को ग्रोथ पीरियड या ट्रांजिएंट कहते हैं बेटा, ट्रांजिएंट स्टेट। बीच में जैसे आप अपने करियर के ट्रांजिएंट फेज में हो, मतलब बडिंग वाले ट्रांजिएंट फेज में। ये बात थोड़ी सी समझ आई बेटा? बेटा अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा और अगले लेक्चर में हम ट्रांजिएंट पूरा पढ़ेंगे, फिर एल और सी को कंबाइन करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एलसी सर्किट। ठीक है? और वो जे एडवांस में अलग से लिखा हुआ है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब वो समझो एक सेपरेट टॉपिक है जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इजी सेपरेट टॉपिक, बट वो एसएचएम से कोरिलेट करता है तो बच्चे उसको नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें एक बात सिंपली बोलूंगा, तुम जब हल्का सा एसएचएम का 15 मिनट रिवीजन कर लो, 15 मिनट, तो एलसी ऑसिलेशन तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा। नहीं तो मैं क्लास में भी कोशिश वैसे ही करूंगा, वैसे ही पढ़ाने की, तब तुमको ये दोनों सेम लगेगा। ठीक है? सी तुमको लगेगा कि ये स्प्रिंग है और एल तुमको लगेगा ये मास है, उस टाइप का बिहेवियर होगा, और तुमको लगेगा कि सर पूरा सेम है, स्प्रिंग मास सिस्टम बना के हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसको। बेटा नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, हम लोग एलआर सर्किट मतलब ये वाले से स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिएंट वाले से, फिर हम एलसी पे जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। और बेटा आप लोग प्लीज नोट्स प्रॉपर बनाना बेटा। बाय बेटा। Thank you. Thank you. वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, Thank you. वेलकम ऑल बेटा।